थैंक यू। बैंकिंग से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझते हैं, जो बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके समझने के लिए, क्योंकि उनको समझना बहुत ज़रूरी है और हो सकता हो कि आप में से काफ़ी लोग जानते हो उनको। दोस्तों, आज हम अपना लेन देन, अपना ट्रांजैक्शन करते हैं मनी के थ्रू, ठीक है। यानी हमारे पास, हमारे जेब में पैसा है, मनी है, करेंसी है, तो हम उस करेंसी के थ्रू लेन देन करते हैं। जो वस्तु हमें अच्छी लगती है हम खरीद लेते हैं, क्योंकि हम मनी के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम क्रिप्टो मनी, धीरे धीरे हम डिजिटल मनी का इस्तेमाल ज़्यादातर करते चले जा रहे हैं। सपोज़ अगर आपके फ़ोन में पेटीएम है या आपके फ़ोन में भीम है, तो आप क्या करते हैं, आप अगर कोई चीज़, वस्तु कोई खरीद रहे हैं किसी मॉल से या कहीं से भी, तो आप क्या करते हैं, सामने वाले को आप पेटीएम के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप डिजिटल पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की समकालीन सभ्यताओं की, तो उस समय ये मनी शब्द नहीं था, उस समय वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और इस व्यक्ति के पास में सपोज आलू है, आलू तो बड़ा महंगा है यार, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके पास में सपोज एप्पल है, ठीक है, उसके पास में सेब है। एप्पल फोन नहीं है उसके पास में, सेब है, ठीक है। आलू वाला चाहता है कि उसको एप्पल मिले और एप्पल वाला चाहता है उसको आलू मिले। तो क्या करेगा, वो आलू दे देगा एप्पल वाले को और बदले में जो एप्पल वाला है वो एप्पल देगा आलू वाले को। इस तरीके से वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय में काफ़ी ज़्यादा संकट समस्याएं थी, ठीक है। तो जब धन सिस्टम यानी जब मनी सिस्टम सामने आया, मुद्रा सिस्टम सामने आया, तब ये समस्याएं दूर हुई। वो समस्याएं कौन सी थी, वो एक चैप्टर पूरा है मनी। यदि आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो फिर आगे, क्योंकि ये मनी चैप्टर आपके अभी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो आगे इसको हम डील करेंगे कि मनी, करेंसी क्या होता है और पूरा सिस्टम ये कैसे काम करता है, ठीक है। दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मनी डेवलप हुआ, मनी के बाद में चीज़ें और सामने आई, तो फिर मनी सरप्लस यानी मनी ज़्यादा लोगों के पास इकट्ठा होना शुरू हो गया, ठीक है। कॉइन्स मिंट होना शुरू हुए, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ये सारे कॉइन्स, सिक्के मिंट हुए, ठीक है। इनकी टकसाल बनी जहाँ पे इनकी छपाई होती थी और उसके बाद धीरे धीरे नोट बने। दोस्तों, किस देश ने सबसे पहला नोट जारी किया, मतलब किस देश ने सबसे पहला कागज का नोट जारी किया, ठीक है। और हमारे इंडिया में यदि हम बात करें तो सबसे पहला सोने का सिक्का किसने जारी किया? अगर आपको पता है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर देना, ठीक है। अभी नहीं, थोड़े समय के बाद में, ठीक है। तो जब पैसा हमारे पास जेब में आया तो फिर हमने सोचा कि यार इस पैसे को थोड़ा हम रखते हैं, घर में रखेंगे तो वैसा का वैसा रहेगा, तो इसको रखते हैं हम ऐसी एक सिस्टम में, एक ऐसी संस्था में जहाँ पे हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, प्लस हमको उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो फिर सामने बात किसकी आई? बैंक के सामने बात आई। तो अब हम समझते हैं बैंक के बारे में, क्योंकि आज का चैप्टर हमारा बैंकिंग है, ठीक है। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि कुछ जो लेखक हैं, अच्छे अच्छे ऑथर्स, राइटर हैं, उन्होंने बैंक शब्द को बैंको, बैंकस, बैंक से लिया है। मतलब जो बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है वो बैंको या बैंकस या बैंक से लिया गया है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है बेंच, जिसका मतलब एक बेंच होता है, एक टेबल होता है। अब ये मतलब क्यों होता है? क्योंकि मध्यकालीन समय में जो यूरोपियंस थे, जो यूरोपी थे, वो खासकर मनी लेंडर्स यानी धन उधार देने वाले जो लोग थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे, और मनी चेंजर्स जो पैसे बदलने वाले लोग थे, ठीक है, वो सिक्कों को एक टेबल पर, सिक्कों को एक बेंच पर प्रदर्शित करते थे। सिक्कों को एक टेबल पर, एक बेंच पर प्रदर्शित करते थे। तो इसीलिए उस पूरे सिस्टम का नाम क्या पड़ा? बैंक पड़ा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक क्या होता, व्हाट इज बैंक, बैंक होता क्या है, तो आप जो है सामान्य शब्दों में इसकी जो परिभाषा है वो ये हो सकती है कि बैंक एक वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, बैंक एक वित्तीय संस्था है, एक फाइनेंशियल, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, ठीक है।
जिसे जमा प्राप्त करने और ऋण देने के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। लाइसेंस कौन देता है? लाइसेंस वहाँ की सरकार देगी या वहाँ का केंद्रीय रिजर्व बैंक देगा। ठीक है। बैंक धन मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। बैंक धन का मैनेजमेंट करता है, उसका प्रबंधन करता है, मुद्रा विनिमय करता है और सुरक्षित जमा जैसी वित्तीय सेवाओं को प्रदान करता है। ठीक है, यानी सेविंग सिस्टम जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ज़्यादातर देशों में जो बैंक हैं, ठीक है, बैंकों को राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय बैंकों द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है। यदि हम बात करें भारत में बैंकिंग सुविधा क्या है, तो भारत की अगर बात करें तो भारत में जो बैंकिंग सुविधा है वो बहुत ही सुविधाजनक है और परेशानी से मुक्त है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, शुरुआत में बहुत दिक्कतें हुई। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत का पहला बैंक कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा है? और SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? और RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में जरूर करेंगे, मैं चेक करूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई भी व्यक्ति, समूह या जो भी हो, आसानी से लेन देन की प्रक्रिया कर सकता है जब भी किसी को आवश्यकता पड़े। ठीक है, यानी जब भी किसी को यदि मुद्रा की, पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो आसानी से बैंक से अपने ट्रांजैक्शन, लेन देन कर सकता है। बैंक व्यापारियों को शुरू करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आप व्यापारी हैं तो आपको एक बड़ा पैसा चाहिए होगा व्यापार शुरू करने के लिए, जिसको हम लोन बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं। ठीक है, तो लोन आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आप लोन साहूकार से लेंगे तो फिर आप पे वो नाजायज इंटरेस्ट लगाएगा। ठीक है, तो बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है, बस कुछ उसकी शर्तें होती हैं, कुछ उसके टर्म्स कंडीशंस आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, बैंक व्यापारियों को व्यापार शुरू करने के लिए लोन्स देते हैं, ऋण देते हैं, तथा छोटे किसानों को खेती के लिए, अगर वो खेती करना चाहते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड से उनको पैसे मिल जाते हैं। तो किसानों को खेती के लिए, कृषि के लिए, और बेरोजगारों को अपना कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे भारत देश को डेवलप करने में। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके अतिरिक्त, उसके अलावा बैंक सरकार एवं खाताधारियों के लिए और अन्य बहुत से कार्य करते हैं। जैसे कौन कौन से कार्य करते हैं समझते हैं इसको हम। प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होती है। जैसे कि यदि हम भारत की बात करें तो भारत में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कौन है? भारत में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो इसे हम क्या कहते हैं, RBI जो हमारे भारत में है, इसको हम सरकार का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? यह सरकार की बैंक भी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। यह भारत में प्रत्येक बैंक को नियंत्रित करती है तथा प्रत्येक बैंक को लाइसेंस उपलब्ध कराती है। तो RBI एक सेंट्रल बैंक इंडिया की है। ठीक है, RBI एक पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम डील करेंगे आगे जब हम बात करेंगे किसी अदर पर्पस के लिए। फिलहाल डीएलएड में अभी उतना कुछ आवश्यक नहीं है। बस आप इस PDF को पूरा रट डालिएगा, पूरा समझिएगा, आपके क्वेश्चन कतई गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। बैंक की सेवाओं से हम लाभ उठाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से लाभ उठाते हैं? जैसे बिजली का बिल जमा करना हो, या फिर मकान की किस्तें जमा करनी हो, और हमारे खाते में वेतन आदि जो है वो बैंक में ही आता है। ठीक है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर किसी प्राइवेट संस्था में जॉब करते हैं तो हर संस्था किसी न किसी बैंक से कनेक्टेड रहती है। तो आपको वो क्या करते हैं, उस बैंक अकाउंट पे, बैंक खाते में आपको वो सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यदि आप जॉब करते हैं तो आपका सैलरी अकाउंट खुलता है। यदि आप नॉर्मली पैसे जमा करते हैं और वहां से निकालते हैं तो आपका फिर बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट खुलता है। यदि आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो फिर आपको चालू खाता खुलाना पड़ेगा, यानी करंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। यदि आपके पास में बहुत से पैसे हैं और आप चाहते हैं कि आप इन पैसों को अच्छे ब्याज दर पर बैंक को दें, तो फिर उसके लिए आपको फिक्स्ड डिपॉजिट कराना पड़ेगा, FD करानी पड़ेगी। FD पर बैंक सामान्य बचत खाते से ज़्यादा
इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। यदि आप चाहते हैं कि आप बैंक में कुछ अमाउंट जमा करें अच्छी ब्याज दर पे, लेकिन एक बार में नहीं, टुकड़ों में, ठीक, हर मंथली, हर महीने, तो फिर आपको रिकरिंग अकाउंट जो है वो ओपन कराना पड़ेगा। चलिए, दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो दूसरी ओर हम बैंक की, सरकार के लिए कार्य की बातें करेंगे तो स्कूल की फीस जमा करना हो, पानी और बिजली का बिल जमा करना इत्यादि जो है फंक्शंस बैंक सुविधा हमको देता है। तो अगला हमारा है कि बैंकों द्वारा भारत में दी जाने वाली जो आम सेवाएं हैं, यानी कौन कौन सी जो एकदम आम सेवाएं हैं जो बैंक हमको देते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। हमारी हेडिंग कौन सी है? हमारी हेडिंग है बैंकों द्वारा भारत में दी जाने वाली आम सेवाएं। जैसे बैंक खाते, आप बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह बैंकिंग क्षेत्र की सबसे आम सेवा है। कोई भी व्यक्ति बैंक खाता खोल सकता है, जो कि बचत खाता, चालू खाता या जमा खाता, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा यदि बात करें हम, तो बैंक आपको ऋण उपलब्ध कराता है। आप विभिन्न प्रकार के ऋण को बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। यह आवास ऋण हो सकता है, कार ऋण हो सकता है, व्यक्तिगत यानी आप इंडिविजुअल कुछ अगर लोन ले रहे हैं तो वो हो सकता है, शेयर के लिए विरुद्ध ऋण, शेयर के विरुद्ध ऋण, तो विभिन्न प्रकार के शिक्षा के लिए ऋण आप ले सकते हैं। तो आपको ये ऋण भी उपलब्ध कराता है, लेकिन आपसे इंटरेस्ट वो चार्ज करता है ज़्यादा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको मैं चाहता हूँ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है और ये एक बैंक है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपनी 100 रुपए का नोट जो है बैंक में जमा कराया, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था या कुछ लोन लेना था, तो उसने वो 100 रुपए का लोन जो है बैंक से ले लिया। अब जो व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति का नाम है राहुल, ठीक है। राहुल ने बैंक में 100 रुपए का नोट जमा किया और उसके बाद में क्या हुआ, अब ये जमा कैसे हुआ, राहुल ने जमा किया बचत खाते में, सेविंग अकाउंट में। तो हमको पता है कि सेविंग अकाउंट में जो बैंक है वो सबसे न्यूनतम, सबसे कम इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो राहुल को बैंक कितना देगा, वो 4% देगा, ठीक है, जो आमतौर पर 4% बैंक देते हैं बचत खाते पे। लेकिन यदि रामू उस 100 रुपए को लोन लेता है बैंक से, तो ये जो रामू है, ये अब डिपेंड करता है कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरीज में अलग अलग इंटरेस्ट बैंक लोन पे देता है, ठीक है। तो रामू को वो ऐसा नहीं कि 4% दे देगा, रामू को वो देगा 8% में, या देगा 9% में, या देगा 10% में, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी है। इसका मतलब क्या है कि बैंक ने राहुल से 4% पे लोन 100 रुपये ले लिए और 4% इंटरेस्ट देगा, और रामू को वो 8% इंटरेस्ट जो है वो उसे लेगा अगर वो लोन लेता है। तो इसका मतलब कि बैंक जो है वो इस तरीके से कार्य करते हैं, वो अपनी जो खर्चे हैं, अपनी प्रॉफिट वो इस तरीके से अर्न करते हैं लोन दे करके, ठीक है। चलिए, दूसरी बात करें तो धन हस्तांतरण, यानी अगर आपको बैंक में अपना अमाउंट जो है वो अकाउंट, अपना जो मनी है वो ट्रांसफर करना है, तो बैंक विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में पैसा स्थानांतरण करने के लिए भी जो है वो कार्यरत होते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, वो ड्राफ्ट के थ्रू करते हैं, या धन आदेश के थ्रू, या चेक जारी करके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो सकता है। चलिए, अब बात करते हैं हमारे जो एकदम बेसिक चीजें हैं, वो हैं हर इंसान के पास में एटलीस्ट डेबिट कार्ड तो होता ही है, ठीक है। आपके पास में डेबिट कार्ड तो होगा ही, लेकिन कुछ लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड भी होता है, ठीक है। डेबिट कार्ड से, यानी एटीएम डेबिट कार्ड अगर आपके पास में है तो आप उससे एटीएम मशीन में जाकर के पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो आपको बैंक में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप तब भी आप बैंक से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। तो आपको एक सर्टेन अमाउंट में, सर्टेन डेज में वो पैसा पे करना होगा, ठीक है। या तो फिर आप उस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में तब्दील करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट में पार्टिसिपेट करते रहिए ताकि आपको लगातार कुछ न कुछ मिलता रहे, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ कमेंट में किया
और क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने सही दिया, तो आपको उससे जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए। सभी बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की पेशकश करते हैं, जो कि उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए या पैसों को उधार लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो आपको लॉकर्स की सर्विस देंगे। ठीक है, लॉकर समझते हैं आप क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक बैंक है और इस बैंक में यहाँ पे लॉकर की सर्विस है, यानी वहाँ पे आपके कुछ गहने, अगर आपके पास कुछ आभूषण हैं सोने के या हीरे के, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप चाहते हैं कि आपके अगर वो घर में रखेंगे आप अपने, तो वो कोई चोरी कर सकता है, तो आप उनको सुरक्षित इस बैंक के कमरे में जाके जमा कर सकते हैं। तो वहीं पे लॉकर होता है, आपको एक की मिल जाएगी, तो आपके डॉक्यूमेंट बैंक में सुरक्षित रखे रहेंगे, आप जब चाहें उनको वहां से ले सकते हैं, उनको जाके चेक कर सकते हैं। तो ये लॉकर सर्विस होती है। आमतौर पर ये सारे बैंक लॉकर सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अधिकांश बैंकों के पास लॉकर सुविधा होती है जिसमें ग्राहक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज या कीमती गहने सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग की भूमिका क्या है? बैंक व्यवसाय के साथ साथ व्यक्तियों की व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए धन प्रदान करते हैं। वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में, यानी वर्ल्ड की जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जानते हैं कि बैंक की भूमिका क्या होती है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक की भूमिका होती है वो ये होती है कि बैंक लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि कोई जॉब कर रहा है तो वो बैंक में कुछ पैसे अपने सेव रखेगा, बचत खाते में पैसे रखेगा ताकि वो फ्यूचर में काम आए। दूसरा इस बात करें कि मान लीजिए यह अधिशेष पैसे वाले लोगों और धन की आवश्यकता वाले लोगों के बीच एक मीडिएटरी, एक मध्यस्थ का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसे हैं और कोई व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो जिसके पास पैसे हैं वो पैसे अपने बैंक में जमा करेगा और जिसको पैसे की ज़रूरत है वो पैसे बैंक से लेगा। तो बैंक क्या हुआ? बैंक हुआ मीडिएटर। ठीक है, यानी पैसे जमा करने वाले ने पैसे जमा बैंक में किए और जिसको पैसे की आवश्यकता है उसने पैसे बैंक से ले लिए। तो एक बैंक क्या होगी? एक तरीके से मध्यस्थ का काम करता है। अगली बात करें तो जिन लोगों को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां करनी है उनके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो उनको भी बैंक धन प्रोवाइड कराता है। यह प्राप्तियों यानी रिसिट्स के माध्यम से व्यापार लेन देन की सुविधा देता है और मुद्रा के बदले चेक द्वारा भुगतान करता है। जैसे मान लीजिए यदि आप कोई कंपनी में कार्य करते हैं और कंपनी में बड़े ऑफिसर हैं या फिर कंपनी आपकी है, तो आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करेंगे, बड़े बड़े लेन देन करेंगे, तो आप कैश में नहीं करेंगे, तो आप चेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप चेक से भी मुद्रा का आदान प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम, अभी जो हमने टर्म बोला था रेसेट्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी चीज को प्राप्त करने की क्रिया या उसके बदले या उसके प्राप्त होने का तथ्य। ठीक है, ये होता है रेसेट्स। तो हिंदी में इसको हम सिंपली अगर बात करें तो प्राप्तियां कहते हैं। दोस्तों, यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए, अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टाइम और दीर्घकालिक का मतलब लॉन्ग टाइम, उद्देश्यों के लिए व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराता है और उसको अग्रिम एडवांसेस देता है। यह आयात निर्यात लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराता है। उसके अलावा यह किसानों, लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराता है तथा राष्ट्रीय विकास में मदद करता है। यह स्वनियोजित लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारिक घरानों के लिए जो देश के विकास में संतुलित आर्थिक नेतृत्व करते हैं उनके लिए भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो यह उपभोक्ता टिकाऊ, ठीक है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं। कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं होती हैं? जैसे आपके घर में
फ्रिज है, ठीक है, टेलीविज़न है, यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए वस्तुएं होती हैं, ठीक है, घरों, ऑटोमोबाइल आदि को खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है और आपके जीवन स्तर को अच्छा, बेहतर करने में मदद करता है। ठीक है, बचत खाते की बात करते हैं कि बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट क्या होता है। बचत खाता एक मूल प्रकार का बैंक खाता होता है। मतलब आमतौर पर यदि आप बैंक में कोई खाता खुलाएंगे तो आपका मूल रूप से जो खाता खुलेगा वो क्या होगा, वो होगा बचत खाता, जो आपको धनराशि जमा करने, जिस पर आपको कुछ ब्याज मिलता है, धन को सुरक्षित रखने और धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। ये बचत खाता होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यह खाता बैंक द्वारा, ठीक है, यह खाता बैंक द्वारा कम से कम 500 जमा करके खोला जा सकता है, अथवा कुछ बैंकों में बिना किसी धनराशि जमा किए बचत खाता खोला जा सकता है। ठीक है, बचत खाते से निम्न प्रकार से धनराशि को निकाला जा सकता है, जैसे आहरण फॉर्म यानी विड्रॉल फॉर्म। यदि आपने किसी बैंक में बचत खाता खुलाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप बैंक जाकर के वहां से पैसे निकाल पाएं, तो आप विड्रॉल फॉर्म भरेंगे यानी आहरण फॉर्म भरेंगे, या फिर आप चेक भर करके भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट? बैंक ड्राफ्ट काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर लेन देन की प्रक्रिया में। ठीक है, जिसको हम डीडी बोलते हैं। डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट। डीडी का इस्तेमाल भी किसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए होता है। किसी भी बैंक से इसे बनवाया जा सकता है। जिस इंसान या कंपनी के नाम पर इसे बनवाया जाता है, इसका पैसा सीधा उसी के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सबसे खास बात यह है, डीडी के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीडी बनवाने के लिए आपको बैंक में अपना अकाउंट होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये कुछ खास बात है डीडी के बारे में। डीडी बनवाने वाला या तो कैश देकर इसे बनवा सकता है, या फिर अपने अकाउंट की मौजूदगी वाले बैंक से बनवाने पर अपने अकाउंट से पैसा कटवा सकता है। ठीक है, दूसरी ओर यदि हम बात करें तो डीडी का जो अमाउंट है, डीडी का अमाउंट इन कैश कराने के लिए जिसके नाम पर डीडी पेबल है, उसे डीडी बनवाए जाने का कारण यानी किस काम के लिए अमाउंट डीडी से ट्रांसफर किया जाएगा, उससे संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, कुछ दस्तावेज सबमिट करने होंगे, तभी डीडी इन कैश करा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप डीडी बनवाएं, लेकिन आप डीडी किस काम के लिए बनवाएंगे, आप वो किस पर्पस के लिए, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने होंगे, तब आप डीडी बनवा सकेंगे। ठीक है, तब फिर वो इनकैसेबल हो पाएगी। डीडी कभी बाउंस नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसा हम जानते हैं कि चेक जो है वो बाउंस होती है। चेक क्या होती है? बाउंस होती है। कैसे? मान लीजिए कि मैंने चेक इशू किया आपको, ठीक है, और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। मैंने आपको चेक इशू कर दिया, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, जो पैसे चेक पर लिखे हुए हैं, मेंशन है। तो इस केस में क्या होगा, यदि बैंक में आपने चेक जमा कर दिया तो चेक बाउंस हो जाएगा, और उसके लिए कुछ लीगल एक्टिविटी होती हैं। तो उसके लिए फिर मुझे कानूनन कुछ प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। तो आगे हम बात करेंगे उसमें, जब हम बात करेंगे चेक के लिए, खासकर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसमें क्या है, चेक कभी बाउंस नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए ड्राफ्ट बनवाने वाला व्यक्ति पहले ही पेमेंट कर चुका होता है। ठीक है, अगर आप डीडी बनवाएंगे तो आप पहले ही पेमेंट कर देंगे, तो फिर बाउंस होने का चांस ही नहीं। तो इसलिए चेक बाउंस होता है, लेकिन डीडी बाउंस नहीं होता है। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है आपके सामने कि यह है कि रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक नया नियम निकाला है, जिसके तहत डीडी पर बायर का नाम प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 15 सितंबर 2018 से
लागू हो गया है, ठीक है, इफेक्टिव है। इसका मकसद क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिशों को असंभव बनाना, ठीक है, धन शोधन जिसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, उसकी कोशिशों को फेल करना, निस्तो नाबूद करना। तो ये है इसका मतलब, इसीलिए ऐसा काम किया गया है। दोस्तों, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? धन शोधन क्या है? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा बात करते हैं कि डीडी का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है। जैसा आपने देखा होगा कि आपने यदि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग नहीं, यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ पेमेंट, कुछ एडमिशन कराया होगा किसी विश्वविद्यालय में या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे वो डीडी में पैसे लेते हैं, तो आपको डीडी, उसके लिए डीडी बनवानी पड़ी होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कई जॉब्स के लिए फीस ट्रांसफ़र के जरिए के तौर पर डीडी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आप इस चीज़ से ज़रूरी जानते होंगे। कई बार स्टैंडर्ड्स चेक से ट्रांसफ़र में कई दिनों का वक़्त लगता है, कई दिनों का समय लगता है, लेकिन जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके अमाउंट को टारगेटेड अकाउंट में पहुंचाने में एक कामकाजी दिन का ही समय लगता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है डीडी के संदर्भ में। अब बात करते हैं कि डीडी को रुपए के अलावा ज़रूरत पड़ने पर दुनिया की किसी भी करेंसी में बनवाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, डीडी को रुपए के अलावा दुनिया की किसी भी करेंसी में यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको बनवाया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ फीस लगती है, जब आप डीडी बनवाते हैं तो आपको कुछ पेमेंट जो है बैंक को देना पड़ता है। तो अगर 5,000 तक की डीडी है तो उस पर 25 रुपये तक पेमेंट बैंक आपसे ले सकता है। दूसरा, यदि डीडी का जो अमाउंट है वो 5,000 से 10,000 रुपये के बीच है, ठीक है, डीडी का अमाउंट यदि 5,000 रुपये से 10 के बीच में, तो आपको 50 रुपये तक पे करना पड़ सकता है। यदि 10,000 से 1,00,000 रुपये के बीच है तो आपको 5 रुपये प्रति हज़ार या उसके भाग न्यूनतम 60 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद यदि 1,00,000 रुपये है तो आपको 4 रुपये प्रति हज़ार या उसके भाग न्यूनतम 600 रुपये पे करने होंगे, मतलब ज़्यादा यदि 1,00,000 से, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। वैसे ये आपके एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, बस केवल ये मैंने आपको बताया है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो हम बात करते हैं चालू बैंक खाता के बारे में, यानी करंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, करंट अकाउंट यदि आप चाहें तो आप खुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कोई फर्म होना चाहिए, कोई कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो चालू खाता होता है वो कंपनी के नाम खुलता है। चालू खाता और बचत खाते में काफ़ी अंतर है। समझते हैं कौन कौन से अंतर हैं। जैसे मान लीजिए चालू खाता में आपको कुछ बैंक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देता है, जैसे ओडी की फैसिलिटीज़ यानी ओवरड्राफ्ट। तो समझते हैं कि चालू खाता क्या होता है। चालू खाता, चालू बैंक खाता उन व्यवसायियों द्वारा खोला जाता है जिनके बैंक के साथ नियमित लेन देन की अधिक संख्या होती है, यानी जो लगातार कॉन्टिन्यूसली बैंक से ट्रांजैक्शन करते रहते हैं अपने बिजनेस के पर्पस के लिए। इसमें डिपॉजिट, विड्रॉल और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन 2 लोगों के बीच में लेन देन शामिल हैं, ठीक है। इसे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है। चालू खाता सहकारी बैंक, सहकारी बैंक का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। चालू खाता सहकारी बैंक और वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक में खोला जा सकता है। चालू खाते में बिना किसी सूचना के किसी भी समय राशि जमा और निकाली जा सकती है, ठीक है। ये कुछ फीचर हैं उसके। यह चेक का उपयोग करके लेन देन को भुगतान करने के लिए भी उपयुक्त है, ठीक है। यानी अगर आप चाहें तो आप करंट अकाउंट से चेक से पेमेंट कर सकते हैं जमा राशि पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जमा राशि पर कोई भी ब्याज आपको नहीं बैंक देगा, ठीक है। आपको ब्याज देगा तो आपको फिर सेविंग अकाउंट खुलाना पड़ेगा। करंट अकाउंट पे, चालू खाते पे बैंक कोई ब्याज नहीं पे करता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे हम। तो अभी हम बात करेंगे कि इसमें नोट में कुछ पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बैंक में हम कई प्रकार के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हम बैंक में कितने प्रकार के खाते खुला सकते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक में हम कई प्रकार के खाते खुला सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, चालू खाता, ठीक है, करंट अकाउंट, सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट,
आवर्ती जमा खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और अल्पसंख्यक जमा खाता यानी माइनर अकाउंट। तो आप निम्न प्रकार के अकाउंट जो है बैंक में ओपन करा सकते हैं। कौन कौन से अकाउंट हैं? बचत खाता, कौन कौन से अकाउंट हैं? बचत खाता है, ठीक है, बचत खाता है, उसके बाद चालू खाता है, उसके बाद में सावधि जमा खाता है, और फिर आवर्ती यानी संचयी जमा खाता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, उसके बाद में अल्पसंख्यक जमा खाता है, ठीक है। तो आप निम्न प्रकार के जो है वो जमा खाता बैंक से ओपन करा सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अल्पवयस्क जमा खाता यानी माइनर अकाउंट। अब यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अल्पसंख्यक, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अल्पवयस्क, ठीक है, यहाँ पे होगा अल्पवयस्क, तो यहाँ पे अल्पवयस्क होगा, ठीक है। तो अल्पवयस्क जमा खाता यानी माइनर अकाउंट जो है वो कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है, और हर व्यक्ति को खाता खोलने का अधिकार है, ठीक है। तो अल्पवयस्क खाता खोलने के लिए 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अल्पवयस्क व्यक्ति चालू खाता नहीं खोल सकता है, ठीक है। अगर कोई माइनर है, अल्पवयस्क है, तो वो चालू खाता नहीं खोल सकता है। वह या तो अपने नाम से या अपने अभिभावक के संयुक्त नाम से खाता खोल सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि यदि अल्पवयस्क व्यक्ति, ठीक है, यदि अल्पवयस्क व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष से कम है, यहाँ पे काम लिखा हुआ है, सॉरी, कम है, तो केवल अभिभावक ही खाता खोल सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे, यहाँ पे मिस्टेकली प्रिंट हो गया है अल्पसंख्यक, यहाँ पे होगा अल्पवयस्क, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है, एक राष्ट्रीय मिशन है जो किफायती बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट कार्ड, बीमा, पेंशन को किफायती तरीकों से और उपायों से उपयोग, ठीक है, किफायती तरीकों से उपयोग करने के लिए सुनिश्चित करता है। इस योजना के तहत किसी भी अन्य बैंक खाता नहीं रखने वाले व्यक्ति को खाता खुलाने का पूरा अधिकार होता है और वो खाता खुला सकता है। अगली हम बात करेंगे PMJDY के लाभ कि कौन कौन से लाभ हो सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभ लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लाभ इसका पहला वो ये है कि एक बुनियादी बचत बैंक खाता, ठीक है, अनबैंक व्यक्ति के लिए खोला जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका खाता किसी बैंक में नहीं खुला उसको हम बोलते हैं अनबैंक व्यक्ति, ठीक है। तो उसके लिए वो खाता खोल सकता है। दूसरा है कि PMJDY खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तीसरा जो है वो ये है कि PMJDY खातों में जमा राशि पर ब्याज अर्जित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि रुपए डेबिट कार्ड, यदि आपका अकाउंट PMJDY में खुला है तो आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। रुपए डेबिट कार्ड PMJDY खाता धारक को प्रदान किया जाता है। उसके अतिरिक्त यदि बात करें तो PMJDY खाता धारकों को जारी किए गए रुपए कार्ड के साथ 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान वाली ये है कि 28/8/2018 के बाद नए PMJDY खातों को 2 लाख तक का इसको बढ़ा के कर दिया गया है। पहले 1 था, अभी 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके आगे हम बात करें तो, और इसमें सबसे बड़ी बात एक और ये है कि जो पात्र हैं, ठीक है, जो एलिजिबल, उनको 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट OD सुविधा मिलती है। इसका मतलब क्या है कि 10,000 तक का आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं यदि पैसे अकाउंट में नहीं है तो। चलिए आगे बात करते हैं कि PMJDY खाते प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी,
बैंक मुद्रा योजना के लिए भी पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, चेक एक परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत आता है ये। ठीक है, चलिए, चेक क्या है? चेक जो है वो एक ऐसा दस्तावेज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से उस व्यक्ति को एक विशेष राशि भुगतान करने का आदेश देता है जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। चेक में 3 पार्टी होती हैं। कौन कौन सी? आदेशक, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉयर। ठीक है, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई, ध्यान रखेंगे आप। ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई, आदेशक, अदाकर्ता, ठीक है, या फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता या फिर अदाता। दोस्तों, आदेशक वह व्यक्ति होता है, ठीक है, आदेशक वह व्यक्ति होता है जो चेक को जारी करता है, अथवा चेक अथवा जिसका खाता बैंक में होता है, उसको हम बोलते हैं आदेशक। ठीक है, ड्रॉई का मतलब होता है कि जिसके पास वो जमा करेगा, तो जमा कहाँ करेगा? बैंक में। ड्रॉई जो होता है वो हमेशा बैंक होता है। ठीक है, प्राप्त करता है अदाता यानी पेई, वह व्यक्ति होता है कि जिसका नाम चेक पर, यहाँ पे लिखा है कैक, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसका यहाँ पे चेक होगा, जिसका नाम चेक पर अंकित है। ठीक है, और जिसको भुगतान प्राप्त होगा उसको हम बोलते हैं पेई। जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, और ये मोबाइल जिसके थ्रू हम ये सुन रहे हैं, तो मैं ड्रॉयर हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये स्लाइड बना के आपको समझा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, अंतिम कौन है? अंतिम है आप, क्योंकि आपको सर्विस मिल रही है। किसके थ्रू मिल रही है? बैंक के थ्रू, यानी मोबाइल के थ्रू मिल रही है। तो इस केस में अगर मैं बोलूँ कि मैं हूँ ड्रॉयर, ठीक है, मोबाइल है ड्रॉई, और जो आप हैं वो हैं पेई। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इन 3 पार्टीज को जो चेक में शामिल होती हैं। दोस्तों, नोट में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आदेशक है यानी जो ड्रॉयर है, ठीक है, आदेशक है, आदेशक का मतलब क्या होता है? ड्रॉयर। जो ड्रॉयर है, ठीक है, और जो प्राप्तकर्ता पेई है, वो एक व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि मैंने चेक जारी किया अपने आप को खुद के लिए, तो मैं क्या हो गया? आदेशक भी हो गया और मैं पेई भी हो गया, यानी प्राप्तकर्ता भी हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से चेक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो चेक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धारक चेक, आदेशिक चेक, रेखांकित चेक। ठीक है, धारक चेक को हम बोलते हैं बीरर चेक, आदेशिक चेक को हम बोलते हैं ऑर्डर चेक, और रेखांकित चेक को हम बोलते हैं क्रॉस चेक। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से चेक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बीरर चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक। चलिए बात करते हैं हम धारक चेक के बारे में। धारक चेक जो होता है, धारक या वाहक चेक, ठीक है, इस प्रकार के चेक से कोई भी व्यक्ति बैंक काउंटर से धनराशि प्राप्त कर सकता है। यदि यह चेक खो जाए, यदि यह चेक बह जाए, खो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो जो व्यक्ति इसको पाएगा वह बैंक से धनराशि प्राप्त कर सकता है। ये थोड़ा इसमें ड्रॉबैक है, कमी है। ठीक है, चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। यह है हमारा धारक चेक। दूसरा हमारा है आदेशिक चेक। आदेशिक चेक का मतलब क्या होता है? ऑर्डर चेक, यानी यदि चेक पर लिखा हुआ बेरर को कैंसिल करके उसके स्थान पर ऑर्डर चेक लिख दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे चेक को हम बोलते हैं आदेशिक चेक, ऑर्डर चेक। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चेक का भुगतान एक वैध पहचान के बाद उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके नाम पर चेक काटा गया है। ठीक, जिसके नाम पर चेक काटा गया है। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति यह भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले वाले चेक से ये थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला चेक हो सकता है। अब बात करते हैं हमारा रेखांकित चेक क्या होता है। क्रॉस चेक इसको बोलते हैं, बहुत सिक्योर होता है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। कैसे? जब चेक के अग्र भाग पर बाएं कोने पर 2 समांतर, ठीक है, रेखाएं खींची जाती। जैसे मान लीजिए ये चेक है, ये इसका फ्रंट है, अग्रभाग है, यहाँ पे 2 समांतर इस तरीके से रेखाएं खींच दी गई हैं, जाती हैं, और उनके बीच में कुछ लिखा हो या फिर कुछ ना लिखा हो। ठीक है, तो ऐसे चेक को हम बोलते हैं रेखांकित चेक यानी क्रॉस चेक। वैसे बात करें तो आमतौर पर उन रेखाओं के बीच में कुछ लिखा होता है, जैसे सपोज एंड को या फिर नॉट नेगोशिएबल इत्यादि लिखा रहता है।
लिखा जाता है। तो दोस्तों जो क्रॉस चेक होते हैं, ये इस प्रकार के चेक को काउंटर पर कैश नहीं किया जा सकता, यह चेक सुरक्षित चेक माना जाता है। इसका भुगतान जो आदाता है उसके खाते में ही होगा, ठीक है, जिसके नाम पर चेक उल्लेखित है। तो आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये है चेक, ये आपके सामने एक चेक का इमेज है। अब यहाँ पे चेक के इमेज में कुछ मेंशन किया हुआ है, तो जानते हैं थोड़ा हम शॉर्ट टाइम में कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों चेक में यहाँ पे लिखा होता है बैंक का नाम, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है ये, और उसके सामने लिखा होता है ब्रांच एड्रेस और IFSC कोड, ठीक है। अगर हम बात करें IFSC कोड के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होती है, ये सामने लिखा हुआ है यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। यह 11 अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, 11 अल्फा न्यूमेरिक ये इसमें होते हैं, यानी इसका जो पहला 4 है, जो SBIN, जो इसका जो पहला 4 है वो होते हैं बैंक नेम, ठीक है। तो आपने देखा कि SBIN, ये पहला 4 जो इसके जो अल्फ़ाबेट हैं वो बैंक नेम होते हैं। फिर जो 5वां जो इसका होगा डिजिट वो हमेशा 0 होता है, और जो लास्ट के जो 6 हैं वो हमेशा ब्रांच को शो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चेक लिखा होता है। अगर हम नीचे की यहाँ बात करें, यहाँ पे क्या लिखा होता है, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये चेक नंबर होते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये होता है हमारा 9 डिजिट MICR कोड, ठीक है, इसको बोलते हैं माइकर कोड। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक आयरन ऑक्साइड का इंक होता है जिसके थ्रू इसको लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि 9 इसमें होते हैं डिजिट। इसमें जो पहले 3 हैं, जो फर्स्ट 3 हैं वो सिटी को शो करते हैं, जो नेक्स्ट 3 हैं वो बैंक को शो करते हैं, और जो लास्ट 3 हैं वो ब्रांच के लिए होते हैं, ठीक है। चलिए OCR, अगर आपसे पूछे कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR से पहले इसका इस्तेमाल होता था। अगर बात करें CTS की, तो इसका फुल फॉर्म होता है कि चेक ट्रांकेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम कि सावधि जमा खाता क्या होता है, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। तो इसकी अगर बात करें तो सावधि जमा खाता जो होता है वो बैंक द्वारा एक ऐसा खाता होता है जिसमें हम एक निश्चित समय के लिए अपनी राशि को जमा करते हैं, ठीक है। यदि आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में अपना कुछ रुपए जमा किए हैं, तो आपने वो एक निश्चित समय के लिए जमा किए हैं, ठीक है। तो उनको आप निश्चित समय पर ही वहाँ से मैच्योरिटी होने पर विड्रॉ कर पाएंगे। यदि आप बीच में करते हैं तो आपको कुछ पैसे पेनल्टी में देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट जो आपका होगा वो कुछ पेनल्टी में कट जाएगा, ठीक है। तो इस पर लिखा हुआ है कि एक नियत अवधि के लिए जमा की गई धनराशि पर बचत खाता की अपेक्षा अधिक ब्याज, तो इस पर ब्याज अधिक मिलता है, ठीक है। सावधि जमा की एक निश्चित परिपक्वता होती है जिस पर वो मैच्योरिटी होता है। जमा खाता की अवधि की बात करें तो 7 दिन से लेकर के 10 साल तक हो सकती है। इसी तरह इस पर ब्याज की दर जो है बचत खाते की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि निर्धारित अवधि के लिए जमा किए गए पैसे को परिपक्व होने के पहले निकालने पर पूर्व घोषित ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि उससे कम या फिर नहीं ब्याज मिलेगा। यदि आपने मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाल लिए तो आपको जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको इतना ब्याज मिलेगा स्टार्टिंग में, वो नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर उससे कम मिल सकता है। जमाकर्ता एक ही नाम से एक से अधिक सावधि जमा खाता खोल सकता है। सावधि जमा खाता न्यूनतम 7 दिनों के लिए या फिर अधिकतम 10 सालों के लिए ओपन हो सकता है, जैसा अभी हमने देखा था। सावधि जमा खाता खोलने के लिए जो न्यूनतम राशि है वो 1000 रुपये होती है, ठीक है। सावधि जमा खाता में 50,000 से अधिक की राशि नगद देकर खाता खोलते समय प्रत्येक जमाकर्ता को अपना पैन कार्ड जो है वो दिखाना पड़ेगा, या फिर उसके अलावा 60/61 फॉर्म प्रस्तुत करना पड़ेगा। वर्ष के दौरान 5 लाख रुपए से अधिक जमा राशि संचित होने पर पैन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। नोट में एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
नोट में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जो भी जमा करते हैं, ठीक है, उसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, वर्तमान में जमा अवधि की जो सामान्य ब्याज हैं, ठीक है, यानी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ आज का बैंकिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके डीएलएड में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। यदि आपका कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।